बहुत सारे कपल्स आपको सामाजिक रूप से बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन उनका जो वास्तविक रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। विवाह नहीं होगा या विवाह का सुख ही नहीं है, ये केवल हम किसी एक कॉम्बिनेशन के आधार पर नहीं कह सकते। कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो विवाह में बाधा आती है, विवाह में दिक्कत आती है। दोस्तों, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मैरिड लाइफ में डिस्कंफर्ट होना, यानी कि विवाह के बाद मैरिज का जो कंफर्ट है वो नहीं मिल पाता। आजकल लेटेस्ट हम एक बहुत दुखद समाचार सुन रहे हैं। ट्विसा शर्मा की एक दर्दनाक मृत्यु विवाह के बाद हुई और हमें उसका विशेष खेद है और हम नहीं चाहते कि किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बच्ची के साथ ऐसा कोई कृत्य हो। एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये बता सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ है उसमें कंफर्ट है कि डिस्कंफर्ट है या डिनाइल मोड एक्टिवेटेड है। और देखिए, कई चीजों को हम प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन के आधार पर सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, मैरिड लाइफ में मैंने आज ही बहुत अच्छी लाइन कहीं पर पढ़ी थी कि मृत बेटी से अच्छी है आपकी अविवाहित बेटी या तलाकशुदा बेटी। तो बेहतर है कि यहाँ पर ये जो स्थितियां देखनी पड़ती हैं किसी भी माँ बाप को, ये बहुत दुखद होती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे वो क्या क्लासिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो डिनाइल ऑफ मैरिज, यानी जो मैरिज है उसका कंफर्ट दिखाते ही नहीं है और वो कहीं ना कहीं जीवन में इंपैक्ट करता है। इसको हम पूरा क्लासिकल रेफरेंस से हमने इसको तैयार किया आपके लिए। जो बुक्स हमने इसमें आपके लिए जो कोट्स या श्लोक निकाले हैं वो आपके वृहत पराशरहोरा शास्त्र, मानसागरी और चिंतामणि और फल दीपिका और बहुत सारी क्लासिकल बुक्स को लेके। तो यहां पर देखिए, अगर इन चीजों को हम पहले से जान सकते हैं कि यहां पर अगर किसी के चार्ट में डिनाइल का कॉम्बिनेशन है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है जहां पर डिनाइल के कॉम्बिनेशन आए हैं वो मैरिज सक्सेसफुल या तो हुई नहीं है या तो मैरिज का इवेंट ही नहीं हुआ। अगर किसी तरीके से फ्री विल के थ्रू हमने करने की कोशिश भी की तो वो सस्टेन नहीं कर पाए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रारब्ध के जो वायदे हैं, जो प्रोमिसेस हैं, उनको ओवरकम नहीं कर सकते। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं कि ऐसी क्या चीजें होती है जो मैरिड लाइफ के डिस्कंफर्ट को दिखाती हैं। चार्ट में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी है और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए भी है। सपोज अगर D1, D9 और D30 इन तीन चार्ट्स को हम मैरिज के लिए जरूर देखेंगे। D1 चार्ट्स हम क्यों देखेंगे? D1 चार्ट्स हम इसलिए देखेंगे कि ये विवाह का जो प्रॉमिस होता है उसको दिखाता है। D9 आपका क्या दिखाता है? उस विवाह की स्ट्रेंथ को, यानी कि अगर कोई एक फल है सेब तो वो D1 है और उस फल का स्वाद कैसा है वो D9 बताएगा कि ये फल अंदर से मीठा है या खट्टा है। D30 चार्ट जो कि हमारा सफरिंग वाला चार्ट है, ये दिखाता है कि मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी है वो अंदर से कैसी है। हो सकता है कि बहुत सारे कपल्स आपको सामाजिक रूप से बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन उनका जो वास्तविक रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम D30 चार्ट्स को भी देखते हैं। और देखिए, विवाह नहीं होगा या विवाह का सुख ही नहीं है, ये केवल हम किसी एक कॉम्बिनेशन के आधार पर नहीं कह सकते। इसको हम हमेशा रिपीटेशन पे लेते हैं। जितने ज्यादा बार कॉम्बिनेशन ये रिपीट होंगे डिनाइल के, उतने ही ज्यादा ये वहां पर इस प्रोमिसेस को मजबूत करेगा डिनाइल के। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में विवाह में डिनाइल देखने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 7th हाउस देखना चाहिए, 7th लॉर्ड देखना चाहिए और वीनस हमें देखना चाहिए, खासतौर पर विवाह के सुख के लिए या विवाह के लिए। जुपिटर हमें खासकर स्त्रियों के लिए देखना चाहिए। उसके बाद नवमांशा चार्ट, D30 चार्ट, उपपद लग्न, दारा कारक और उसके अलावा शनि, राहु, केतु, गुलिक, इनकी स्थिति भी हमें चार्ट में देखनी चाहिए। इन सभी को साथ में देखा जाता है। D1 मैंने कहा आपको वादा यानी कि प्रॉमिस, D9 आपको रियलिटी बताता है और D30 आपको क्या बताता है? सफरिंग, कार्मिक सफरिंग कैसी है या कोई हिडन आपको कोई पैटर्न दिख रहा है कि ये हो सकता है कि मैरिड लाइफ बहुत लोगों की चलती रहती है लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें कोई हिडन पैटर्न ऐसा होता है जो मैरिड लाइफ को डिस्कंफर्ट कर रहा होता है या प्रॉब्लम ला रहा होता है। तो देखिए, सप्तम भाव और सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है, जो बेसिक कॉम्बिनेशन जो डिनाइल ऑफ मैरिज को इंडिकेट करते हैं। 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों पापग्रस्त, यानी जो क्लासिकल रूल है कि यदि 7th हाउस और 7th लॉर्ड
दोनों के दोनों आपके शनि, राहु, ये जो पाप ग्रह बोले गए, केतु, मंगल, सूर्य को भी यहां पर हम लेंगे, से पीड़ित है और कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो विवाह में बाधा आती है, विवाह में दिक्कत आती है। इसको हम D9 में भी कंफर्मेशन में देखते हैं। D9 में 7th लॉर्ड आपका किसी तरीके से नीच का ना हो, कंबस्ट ना हो, पाप कर्तरी में ना हो। फिर हम D30 से कंफर्मेशन लेते हैं कि D30 में जो विवाह का कारक ग्रह यानी कि शुक्र, ये प्रभावित ना हो किसी भी तरीके से। फिर हम रेफरेंस लेते हैं बाकी चीजों का भी, जैसे कि आपके अलग अलग जो क्लासिकल श्लोक्स में बताते हैं कि और क्या चीजें होती हैं जो विवाह के सुख को खराब करती है। तो नंबर 1 चीज, शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभावित होना, पाप कर्तरी में होना, पीड़ित होना, नीच का होना, कंबस्ट होना। अब कहा गया है कि यदि वीनस नीच का है, कंबस्ट है, राहु केतु से ग्रस्त है, 6, 8, 12 में है और D9 में भी ऑलमोस्ट यही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, तो ये नेटिव मैरिज से दूर रह सकता है या इसको मैरिज लाइफ में देखिए डिस्कंफर्ट हो सकता है। एक ही इंडिकेशन आ गया। देखिए कोई भी एक योग, जो के एन राव सर कहते हैं, पूरे के पूरे इवेंट को डिनाइल नहीं कर सकता, वो एक प्रॉमिस दिखा सकता है कि ये डिस्कंफर्ट है, जैसे वीनस है, लेकिन लगातार जितने कॉम्बिनेशन हैं वो लगातार D1, D9, D30 जैसे चार्ट्स में रिपीट हो रहे हैं, तो फिर मामला आपका थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पुरुष कुंडली में भी ये योग बहुत आपका महत्वपूर्ण माना गया, यानी कि जो भी मेल की कुंडली है। अब देखिए D30 में अगर वीनस प्लस शनि, राहु कोई भी आ गए तो ये भी एक तरीके के कार्मिक डिनाइल के इंडिकेशंस को हमारे इंडिकेट करते हैं और एक नेगेटिविटी को दिखाते हैं। आपका जैसे फल दीपिका जैसे जो ग्रंथ है वो कहते हैं कि अगर 7th लॉर्ड 6, 8 या 12th में है तो ये भी विवाह के लिए बहुत शुभ स्थिति नहीं है। 7th लॉर्ड का आपका जो है 6, 8 के साथ अगर है तो 6 के साथ कोई डिस्प्यूट, 8th के साथ डिस्ट्रक्शन और 12th हाउस के साथ अगर कॉम्बिनेशन है तो सेपरेशन की तरफ चार्ट को ले जाता है। यदि पाप प्रभाव में हो, कोई शुभ दृष्टि या गुरु जैसे प्लैनेट की दृष्टि ना मिल रही हो, तो विवाह का डिनाइल भी संभव है। D9 में अगर हम इन्हीं चीजों को देखें तो नवमांशा में भी 7th लॉर्ड अफ्लेक्टेड हो जाए आपका। D30 में भी आपको यही पाप प्रभाव देखने को मिले, 7th लॉर्ड में शनि, राहु, केतु इनके साथ पीड़ित हो जाए, तो कुल मिला के ये मामला है, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है चार्ट में और ये मैरिड लाइफ को लेके डिफिकल्टीज दिखा रहा है। फिर देखिए लग्न, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है, अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी आ जाए कि आपका लग्न, सप्तम, शुक्र तीनों ही प्रभावित हो गए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी लाने वाला है और मैरिड लाइफ के एक डिस्कंफर्ट को दिखाता है। लग्न वीक है, 7th वीक है, 7th लॉर्ड वीक हो गया है, वीनस वीक हो गया है आपका, तो व्यक्ति स्वयं मैरिज आपका जो चीजें हैं इनसे डिटैच हो जाएगा, उसका बहुत ज्यादा मन रहेगा नहीं शादी करने को। तो डिनाइल जैसे जो कॉम्बिनेशन है वो और एक्टिवेट हो जाते हैं, विवाह में अरुचि हो जाता है और कुछ ना कुछ उसको ब्रेकअप का एक फियर रहता है, वो नहीं जाता है। D9 में आपका लग्न अफ्लिक्टेड हो, शनि का सप्तम भाव पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो या योग हो, शनि अगर सप्तम भाव को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, नीच के होके पीड़ित कर रहे हैं, तो ये भी मैरिज लाइफ में आपके दिक्कत या परेशानी को इंडिकेट करता है। तो देखिए एक पैटर्न्स को हम अकेले नहीं मानेंगे। सपोज जो बेसिक चीज आपकी जो मैं इस चार्ट में समझाना चाहता हूं, 7th हाउस, 7th लॉर्ड जो मुख्य ग्रह माने गए, कारक शुक्र, ये लगातार आपके अगर D1, D9 और D30 जैसे चार्ट्स में बार बार पीड़ित हो रहे हैं और बुरी तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये मैरिज को लेके एक डिस्कंफर्ट को तो इंडिकेट इन्होंने कर दिया है और आपके चार्ट्स में अब मैरिज को लेके जो डिनाइल है या जो डिनाइल मोड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। मानसागरी जैसी जो बुक है वो खासकर कहती है कि राहु केतु एक्सिस का 1-7 में होना, ये योग भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और यदि इस तरीके का योग आ रहा है कि राहु इन लग्न, केतु इन 7th या फिर केतु इन लग्न एंड राहु इन 7th, तो ये भी आपका प्रभावित कर रहा है मैरिज को। 7वां भाव या 7th लॉर्ड भी आपका इसी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो क्या परिणाम होंगे? मैरिज लाइफ में अस्थिरता होगी, रिलेशनशिप के इश्यूज होंगे और कुछ ना कुछ मैरिज को लेके ऐसी चीजें जो परंपरा के विरुद्ध है वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आइसोलेशन बढ़ जाएगा। यही सेम पैटर्न आपका D9 या नवमांश में भी है, तो भी आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशंस है।
D30 में किसी न किसी तरीके का ये पैटर्न हिडन सफरिंग को दिखाता है, छुपे हुए कष्ट को और पुराने पाप को यहाँ पर एक्टिवेट करता है जो पूर्व जन्म से आता है। सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, ये भी बहुत खराब कंडीशन है। अगर 7th हाउस दोनों तरफ से मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में हो, यानी कि 6 और 8th में भी आपके पाप प्रभाव आ जाए, तो ये मैरिज को डिस्कम्फर्ट कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी चीज पर जाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, दारा पद आपका पीड़ित हो, दारा कारक नवांश पीड़ित हो, दारा पद के साथ आपके मैलेफिक प्लैनेट बैठे हो, या उससे दूसरे या 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हो, तो जीवन साथी के सुख में कमी ला देते हैं। तो कुल मिला के जो विवाह है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जीवन का एक अभूतपूर्ण अंग है, लेकिन पूरा जीवन ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको कहना चाहता हूं कि विवाह जीवन का एक अंग है, पूरा जीवन नहीं है। और जिस चार्ट में डिनाइल के कॉम्बिनेशंस हों, जो मैंने आपको बताए हैं, सप्तम भाव, 7th लॉर्ड और आपका दारा पद, शुक्र, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति और पाप कर्तरी योग, और ये लगातार आपके प्रभावित हो रहे हो D1, D9 और D30 जैसे चार्ट में, तो सबसे पहले तो आप फोर्सफुली मैरिज करने की तरफ मत जाइए, उनको टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी प्लानेटरी पोजीशन सपोर्ट नहीं कर रही है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली बोलूं तो यहाँ पर मैरिज को इसने डिनाइल मोड में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर यहाँ पर रुकना चाहिए। फोर्सफुल मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको एक समझाने का तरीका था कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है हमारे समाज में, चाहे वो मैरिज लाइफ को लेके इस तरीके का डिस्कम्फर्ट आना या फिर मैरिज ना होना, कोई बहुत बड़ा आज की डेट में अभिशाप नहीं है। बेहतर है कि आप के चार्ट में अगर प्रोमिसेस नहीं है और डिनाइल नहीं है, मैं तो सजेशन हमेशा करता हूं कि ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं किसी और दिशा में लगा रखा है, तो उस दिशा को पहचानिए और उस दिशा में जानिए। और डिनाइल और डिले या डिफिकल्ट मैरिज के अगर ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो अलर्ट रहिए, फोर्सफुली मैरिज की तरफ मत जाइए, संभल कर जाइए। यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ के जो रास्ते हैं कांटों भरे हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और आप लोगों के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनका जो जीवन है शुभ है, बेहतर हो। नीम करोली बाबा आपके जीवन में सब सुख और समृद्धि लेकर आए, और आप सभी को प्रणाम। जय नीम करोली बाबा।